वेलकम बच्चों। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्या दे रखा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो पहले तो ये देखना है कि अगर कोई भी संख्या है और वो 0 अंक पर समाप्त होती है, डेट मीन्स मान लो कोई भी एक रैंडम हम नंबर लेते हैं, वो 0 पर समाप्त हो रही है मान लो, या फिर 0 पर समाप्त हो रही है, तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 10 का पूरा भाग जाएगा। अब मान लो किसी संख्या में 10 का पूरा भाग जाता है, तो उसके फैक्टर्स कुछ भी हों, पर उसमें एक फैक्टर ये तो आएगा ही आएगा, 2/5, सॉरी 2 × 5। 2 × 5 क्या होता है? 10। मान लो आप इसके प्राइम फैक्टर्स वगैरह कुछ भी निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, तो जो भी प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनमें 2 × 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें 10 से भाग जा रहा है, तो इसमें मतलब 2 × 5 तो आएगा ही आएगा। अब ऐसे ही हमें 6 की पावर n इसके लिए बताना है। अब 6 की पावर n के आप फैक्टर्स करके देखो क्या होंगे। 6 की पावर n के फैक्टर्स देखो। अभी n को ब्रैकेट 6 की पावर ब्रैकेट n ऐसे लिख सकते हैं। 6 के फैक्टर्स कर लो, ब्रैकेट के ऊपर n रहने दो। 6 के क्या होंगे? 2 × 3, यही होंगे फैक्टर्स। अब n को ऐसे लिख दो बोला 2 की पावर n क्रॉस 3 की पावर n। सिर्फ और सिर्फ इसके यही फैक्टर्स होने वाले हैं। क्या इन फैक्टर्स में कहीं 5 दिख रहा है? 2 तो है अपने पास, क्या कहीं 5 है? नहीं है। तो क्या पूछ रहा है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी? अतः यह संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके इन फैक्टर्स में कहीं भी 5 नहीं है, और 10 से जो भी अंक संख्या 0 पर अगर समाप्त होती है, तो मान लो ये संख्या 0 से समाप्त हो रही हैं, इन सब में 10 का भाग जाएगा। 10 का भाग जाएगा, 10 के गुणनखंड करोगे, फैक्टर्स करोगे, तो वो होते हैं 2 × 5। तो कोई भी नंबर हो जो अगर 0 पर फिनिश होगा, समाप्त होगा, तो उसके फैक्टर्स में 2 × 5 तो आएंगे ही आएंगे। अब इसके हमने फैक्टर करें तो यहाँ 2 आया है, 5 नहीं आया है। तो यह 6 की पावर n पर 6 की पावर n जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब रही बात इन फैक्टर्स की, तो क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इसमें, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसकी अद्वितीयता यूनिकनेस हमें ये बताती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा। इसके सिर्फ और सिर्फ यही गुणनखंड होंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ रखी है ना हमने, जो कि यही बताती है। तो उस थ्योरम का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ आया क्या किया है बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में? एक बार और समझते हैं। देखो, इसने क्या क्या कहा है कि कोई भी संख्या है अगर वो 0 पर समाप्त होगी, तो मान लो नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर वो 0 पर समाप्त हो रहा है, तो लास्ट का जो उसका डिजिट है, लास्ट डिजिट इकाई अंक, वो 0 रहेगा। और जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 होता है उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। विभाज्यता के नियम हमने पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पढ़े हैं तो उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो पढ़ लेना आराम से। ठीक है, तो इसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर 10 का भाग जाएगा तो 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 5। तो कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर उसमें 10 का भाग जाता है और हम उसके फैक्टर्स करेंगे, तो उनके फैक्टर्स में गुणनखंड में 2 × 5 तो आएगा ही आएगा। हमें चेक करना है 6 की पावर n का। इसके गुणनखंड करेंगे हम 6 की पावर n, 6 सॉरी ब्रैकेट लगा लो, यहाँ n बाहर रहने दो ब्रैकेट के ऊपर। 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n × 3 की पावर n। कहीं भी 5 नहीं है, और इसके सिर्फ और सिर्फ यही फैक्टर्स होने वाले हैं 6 की पावर n के। ये श्योर करती है हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हमें श्योर कराती है इस चीज़ को। ठीक है, तो 6 की पावर n वाली कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, जहां n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। आया समझ? ये तो रहा इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या लैंग्वेज लिखनी है। थोड़ी सी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं। चलो लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कैसे इसको लिखना है। जैसे एग्ज़ाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है, तो उसको हम कैसे लिखने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये 6 की पावर n है ये यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या अंक
0 पर समाप्त होती है। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी 10 का भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं वह संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी। 2 और 5 से भी तो होगी, 2 गुणा 5, ठीक है। अब बिकॉज 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 6 की पावर n के लिए पूछा है तो हम 6 की पावर n का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 की पावर, जूम कर लेते हैं, हाँ 6 की पावर n का अभाज्य प्राइम फैक्टर निकालने इसके गुणनखंड। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3 की होल पावर n, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ देखने वाली बात यह है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 कहीं नहीं है ना, तो 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो यह 10 से विभाजित नहीं होगी, इसमें 10 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसलिए लिख जाना, इसलिए 6 की पावर n संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, मतलब संख्या 5 का इसमें भाग जाएगा ही नहीं, विभाजित नहीं होगी। अतः इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स जब हमने करें इसमें 5 नहीं है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो, अब इसमें हम उस थ्योरम की लाइन को लिखेंगे। क्या लाइन है, देखो अंक गणित की, उस थ्योरम का नाम लिखना है पहले तो, हम जिस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं उसको, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब देखो कैसे लिखना है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 2 व 3 के अतिरिक्त 2 व 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः क्या कह सकते हैं हम, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो वापस एक बार देख लेते हैं क्या किया था हमने क्वेश्चन में। इसने कहा था कि हमें ये जांच करना है कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, ये हमें बताना है। अब मान लिया हमने कि हाँ वो 0 पर समाप्त होती है। अब अगर यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ हमने 10 के फैक्टर्स निकाले, 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 5 है, तो 6 की पावर n के जो गुणनखंड निकलेंगे उनमें भी 2 और 5 होना चाहिए। अब 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकाला हमने, क्या है 2 इंटू 3 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, ये आ रहा है। अब देखो क्या है, 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 5 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं। अब यहाँ हमने लिखा है थ्योरम के बारे में, इस जगह से देखो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यही थ्योरम कहती है कि जो भी इसके गुणनखंड आए हैं इसके अलावा कोई और गुणनखंड हो ही नहीं सकता है, अतः ये गुणनखंड सही है और इनमें कहीं 5 नहीं है। तो
इसका आंसर हम लिखेंगे, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। ये हमें लिखना है। आया समझ? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई, समझाइए क्यों ये जो संख्या दे रखी है भाज्य संख्याएं हैं। अब पहले हमें पता होना चाहिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और क्या बोलते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है मैंने। अगर नहीं पता है तो वो देख लेना, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। तो भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो वो 2 से ज़्यादा आएंगे, या फिर ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा सकता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं कि भाज्य संख्याएं, पहले लिख देते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर्स या भाजक होते हैं। ठीक है। 2 से अधिक फैक्टर्स, गुणनखंड या भाजक होते हैं। मतलब भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाता है। ठीक है। जैसे 6 है, एग्जाम्पल के लिए समझो 6 है, तो 6 में देखो 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा। तो इसके फैक्टर्स देखो 1 2 3 4 हो गए, 2 से ज़्यादा है ना, यही होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है। भाज्य संख्याएं। तो हमने क्या है, भाज्य संख्याओं को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक क्या होते हैं, भाजक होते हैं। ठीक है। अब देखो पहली संख्या को एक बार देख लेते हैं। दी गई संख्या क्या है, पहले देखो दी गई संख्या क्या संख्या दे रखी है, पहले ये देख लेते हैं। संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है। ये संख्या दे रखी है। अब हमें सबका गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बिना गुणा करे ही, मतलब इतना बड़ा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, और हम बता देंगे कि ये भाज्य है या अभाज्य कैसी है। तो देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 13 इसमें कॉमन है। देखो पहली ये है, दूसरा पद ये है, इसमें 13 कॉमन है। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ से 13 ले लिए तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ रहेगा 13, 11 और 7 का गुणा करेंगे, 11 और 7 का गुणा करेंगे 77 होगा, प्लस 1 हो जाएगा बराबर 13 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो 77 और प्लस 1 कितना होगा, 78 बराबर 13 गुणा 78। 78 के गुणनखंड क्या होते हैं, 13 गुणा 78 के होंगे 13 गुणा 6, 13 का पढ़ा 6 बार पढ़ोगे 78 आएगा। तो देखो 13 इंटू 13 इंटू 6। इस प्रकार देखो इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हो रहे हैं, तो यह संख्या भाज्य संख्या होगी। भाजक समझ आ रहा है? देखो पहला भाजक हो रहा है 1 का भाग सब में जाता है। दूसरा हो रहा है 6 में देखो 2 का भाग जाएगा, 6 में देखो 3 का भाग जाएगा, 6 में देखो 6 का भाग जाएगा, और 13 में देखो 13 का भाग जाएगा। 1 2 3 4 5 भाजक हो गए, इसके 5 भाजक हो रहे हैं। अतः यह संख्या क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। हमें बस यही प्रूव करना है कि इस संख्या के भाजक जो हैं 2 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा है ना, तो यह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। पता चल गया ना 2 से अधिक क्यों है, 2 से अधिक भाजक हैं। कौन कौन से भाजक हैं लिख दो, अगर नहीं तो 1 6 13 2 3 ये सारे हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। 2 से अधिक भाजक हैं, वह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाजक संख्या है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले के लिए भी करना है। ठीक है। इसको यहाँ जगह नहीं है, नीचे कर देते हैं, 1 मिनट, इसको खाली कर लेते हैं। चलो अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या नंबर दे रखा है, कहाँ है, 7 गुणा 6 5 4 3 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है। तो दूसरा इसका दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5
गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखो 5 दोनों में कॉमन दे रखी है ना, 5 को कॉमन ले लो बस। 5 को कॉमन ले लिया, बाहर कितना है 7 गुणा 6 गुणा 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस देखो 7 6 5 कॉमन ले लिए तो 5 को नहीं लिखेंगे, 4 3 2 1 पूरा लिख दिया यहाँ 7 6 4 3 2 1 प्लस प्लस लगा दिया। 5 कॉमन ले लिए, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 1। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इनके गुणा भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो 5 गुणा इन सब का आपस में हमें करना है गुणा 7 6 48 4 3 12 12 3 24 24 गुणा 48 करेंगे तो 24 8 100, तो ये होगा 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009, ठीक है। तो अब देखो इसके कितने भाजक हो रहे हैं, पहला तो होता है 1, दूसरा हमें दिख रहा है 5 और तीसरा है खुद 1009। दो से ज़्यादा भाजक हो रहे हैं ना इस संख्या के, हाँ हो रहे हैं। तो ये संख्या भी क्या है, एक भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ भी वही लिखना है, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह संख्या भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो लिख सकते हैं इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक है ना। कौन कौन से हैं लिख दो क्लियर करने के लिए, 1 है 5 है 1009 है, इसलिए यह कैसी संख्या है, कंपोजिट नंबर है, यह एक भाज्य संख्या है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए यह एक कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 अगली क्लास में करेंगे हम।